नमस्कार, दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए एमपीपीएससी 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज को लेकर आए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यह एमपी का आज एपिसोड नंबर 9 होगा और 2017 का ये अंतिम सीरीज है। 2017 का आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आज ज़्यादा मिलेगा आपको, बट 2017 को आज हम लोग रैप अप करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। टॉपिक हमारा वही होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट सीसेट। आपकी परीक्षा 21 मई को संभावित है। समय आपके पास कम है, आप अपनी तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। पेपर को क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। 40% अंक आपको लाना है। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप आराम से पेपर में क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको पता है कि मैथ्स रीजनिंग में लगभग 60 क्वेश्चन आपको दिख जाता है, मतलब 60% क्वेश्चन लगभग मैथ रीजनिंग से होते हैं। उसमें लॉजिकल रीजनिंग भी होता है। अगर आप इन सब प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपको दूसरे सेक्शन को बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप कोशिश करिए कि मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। प्रीवियस जितने भी 8 एपिसोड हो चुके हैं आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दूसरे को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले प्रश्न को देखें तो यह लॉजिकल रीजनिंग से है। ठीक है ना। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में पहले एक कथन है, उसके बाद नीचे 2 तर्क 1 और 2 दिए गए, मतलब आर्ग्यूमेंट है। आपको दिए गए तर्कों पर विचार करके तय करना है कि कौन सा से तर्क प्रभावशाली है। दिए गए विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। मतलब इस पे यहाँ पे क्या दिया होगा कि एक स्टेटमेंट दिया गया होगा, उसमें कोई बात कही जा रही होगी, उसके बाद आर्ग्यूमेंट है 2, मतलब मान लीजिए 2 व्यक्ति है, एक अपना तर्क रखता है, दूसरा व्यक्ति अपना तर्क रखता है। उस दोनों तर्क में कौन अच्छा है, कौन प्रभावशाली है, या दोनों प्रभावशाली है या दोनों प्रभावशाली नहीं है, ये आपको अपने विवेक पे तय करना है। तो अगर हम कथन पढ़े तो यह है कि कथन में लिखा हुआ है कि मेट्रो शहरों के सभी घरों में जल आपूर्ति में कमी है। यह आंशिक रूप से पाइपलाइनों में जल के भारी रिसाव के कारण है। आप देखे भी होंगे कहीं कहीं पाइपलाइन में रिसाव होता रहता है, उससे जल की आपूर्ति में कमी हो जाती है। यहाँ पे मेट्रो शहर की बात कर रहे हैं। मेट्रो शहर का मतलब जो डेवलप्ड सिटी है। तो तर्क 1 में है कि अनुरक्षण, मतलब जो कंजर्वेशन है, मतलब जो बचाव है, वो 24/7 होना चाहिए और जल रिसाव को बंद करना चाहिए। बात सही है कि अगर आप 24/7 नहीं करेंगे, मतलब हमेशा अगर नहीं करेंगे, मान लेते 20 घंटा किए तो 4 घंटा फिर वेस्ट होगा। तो ये कहीं ना कहीं तर्क लॉजिकल है और प्रभावशाली है। और जल रिसाव को बंद करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जल रिसाव को बंद करेंगे तभी आप जल को संरक्षण कर पाएंगे, संरक्षित कर पाएंगे। दूसरा है कि हमको और अधिक उसी अथवा कम खर्चे पर पंप करना चाहिए। ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि आपको हमको और अधिक अथवा कम खर्चे पर पंप करना चाहिए, ऐसा मतलब ये तर्क कोई प्रभावशाली नहीं है, तो आप इसको प्रभावशाली तर्क नहीं मानेंगे। तो मेरा यहाँ पे बस एक ही तर्क प्रभावशाली है, तर्क 1। ठीक है, कमेंट में आप बताइएगा कि आपको इसमें कौन सा तर्क आपको और लॉजिकल लगता है, क्योंकि इस प्रश्न में यही है कि कई बार लोगों के आंसर अलग हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कॉमन आंसर जो होगा वही आपका सही उत्तर है। दूसरा है कथन वही है, हम दोबारा कथन को निर्देश नहीं पढ़ेंगे, सीधे कथन पे आते हैं कि ड्राइविंग के समय मोबाइल फोनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। कह रहा है कि ड्राइविंग के समय ना मोबाइल फोनों पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो कहता है हाँ, इससे सड़क दुर्घटनाएं होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि इससे सड़क दुर्घटनाएं होती है। बिल्कुल, जब आप ड्राइविंग करते समय फ़ोन चलाते हैं ना, मान लेते फ़ोन देख रहे हैं और ड्राइविंग भी कर रहे हैं, तो सड़क दुर्घटनाएं होती है, बहुत लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये तो तर्क बिल्कुल प्रभावशाली है। दूसरा कह रहा है कि नहीं, ऐसा ना करें, इससे व्यापार में बाधा आएगी। गलत बात है। व्यापार में बाधा, अगर सिर्फ ड्राइविंग के समय मोबाइल फ़ोन के उपयोग पे बंद करने से व्यापार में बाधा आने का मतलब ही नहीं बनता। ऐसा थोड़ी है कि ड्राइविंग के समय अगर आप फ़ोन नहीं चलाएंगे तो फ़ोन ही यूज नहीं करेंगे, तो इसमें व्यापार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये तर्क प्रभावशाली नहीं हो सकता कभी भी। तो मेरा आंसर यहाँ भी केवल 1 होगा। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, हालांकि आपको मैथ्स के ऑपरेशंस में दिख रहा होगा, बट रीजनिंग का क्वेश्चन है
क्यों रीजनिंग का क्वेश्चन है? क्योंकि 6 गुना 4 मैथ्स में 12 नहीं होता है, तो ऐसे भी समझ जाइए रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि 6 गुना 4 बराबर 12, 7 गुना 5 बराबर 20 और 5 गुना 8 बराबर 21 है, तो 5 गुना 7 बराबर क्या होगा? तो 5 गुना 7 वैसे तो 35 होना चाहिए, ऑप्शन में है, लेकिन आप इसको नहीं लगाएंगे। 5 गुना 7 35 आप तब लगाते जब यहाँ 6 गुना 4 24, 7 गुना 5 35 और 5 गुना 8 40 लिखा होता। तो ये 6 गुना 4 12 कैसे बना है, इस बात को ध्यान रखना है। 7 गुना 5 यहाँ 20 कैसे बना है, इसको समझना है। और 5 गुना 8 यहाँ पे 21 कैसे बना है, इस बात को समझना है। तो देखिए 6 गुना 4 ऐसे बना होगा कि हम इसको लिख सकते हैं, इसमें 2 घटा के, 6 में 2 घटा दीजिए 4 और 4 में 1 घटा दीजिए 3, तो देखिए ये 12 बन गया। अगर आप इसमें 2 कम किए हैं और इसमें अगर 1 कम किए हैं, तो ये जाहिर सी बात है सारे नंबर में, मतलब सारे जो भी नीचे दिए गए हैं ऑपरेशंस, उसमें भी यही काम करना है। तो 7 में 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, और 5 में 1 कम करेंगे तो होता है 4। 5 चौके 20 हो रहा है क्या? तो हाँ बिल्कुल हो रहा है। अब इसमें देखते हैं 5 में कितना करना है, 2 कम करना है तो 3, और 8 में 1 कम करना है तो 7। 3 गुना 7 21 ही होता है, बिल्कुल सही है। अब 5 गुना 7 लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 5 में आपको क्या करना है? 2 कम करना है ना, क्योंकि पहले हम 2 कम करते हैं तो 3 हो जाएगा, और 7 में 1 कम करना है, तो 7 में 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। तो 3 गुना 6 यहाँ पे 18 होता है, और मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बहुत बेसिक सा ऑपरेशन था, ठीक है ना, रीजनिंग के अंदर इसको रखते हैं। तो आप इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से लॉजिक लगा लेंगे। फिर चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पजल से कह सकते हैं इसको, रीजनिंग के। तो हम इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब कुछ डायरेक्शन, मतलब आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, पहले तो उसको पढ़ना है, उसके बाद उस इंफॉर्मेशन से आप कुछ डेटा निकालेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे उस पर, उसको हल करना है। डायरेक्शन है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये पढ़ ही चुके हैं आप। 6 व्यक्ति है ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। एक उपन्यास को पढ़ते हैं, लेकिन उनके पास पुस्तक की केवल एक ही प्रति है, मतलब एक ही कॉपी है, और पढ़ना 6 व्यक्ति को है, मतलब सारे के सारे को पढ़ना है। इसलिए उपन्यास को एक समय एक ही व्यक्ति पढ़ सकता है ऑब्वियसली। उनके उपन्यास को पढ़ने की विधि को ध्यान में देखने पर निम्नलिखित बातें सामने आती है। अब वो जो उपन्यास पढ़ रहे हैं उसको जब एनालाइज किया गया, नोटिस किया गया, तो कुछ बातें ध्यान रखी गई है, या कुछ बातें को देखा गया कि ऐसी बातें हो रही है कि 2 व्यक्तियों ने ई से पहले उपन्यास को पढ़ लिया है। पहले आप यहाँ पे देखिए कि कितने व्यक्ति हैं, 6। तो हम ऐसा करते हैं 6 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये 6 लाइन होगी, है ना। अब इसमें कह रहा है कि क्या बोल रहा है? 2 व्यक्तियों ने ई से पहले उपन्यास को पढ़ा है। कुछ इंफॉर्मेशन हम ऊपर लिख लेते हैं। 2 व्यक्ति उपन्यास को पहले पढ़ा है ई से, तो देख लीजिए। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ई यहां पे आ जाएगा, क्योंकि 2 ही व्यक्ति उपन्यास को ई से पहले पढ़ा है, ये फिक्स जानकारी है। ऊपर भी लिख लिया और यहां पे भी कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट यहीं पे अरेंज कर दें। पहला कथन लिख लिए, टिक कर लीजिए। सी अंतिम व्यक्ति को उपन्यास देता है। सी अंतिम व्यक्ति को उपन्यास देता है, मतलब सी यहां पे पढ़ रहा होगा उपन्यास, तभी तो अंतिम व्यक्ति को दिया है। मतलब सी सेकेंड लास्ट पोजीशन पे पढ़ा है और उसके बाद अंतिम व्यक्ति पढ़ेगा। एफ के पढ़ने के पहले बी और डी ने उपन्यास को पढ़ना समाप्त कर दिया है। एफ के पहले बी और डी ने उपन्यास को पढ़ा है, ये तय बात है। अभी रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पोजीशन एफ का हो सकता है, यहां भी और यहां भी, यहां भी और यहां भी, ठीक है। एफ का पोजीशन दोनों जगह पॉसिबल है। उसके बाद ए और एफ के बीच 3 व्यक्ति है। अब देखिए ए और एफ के बीच अगर 3 व्यक्ति, अगर हम एफ यहां रखेंगे तो 3 व्यक्ति ए एफ के बीच में बना नहीं पाएंगे, तो जाहिर सी बात है एफ यहीं पे होगा, और 3 व्यक्ति अगर देखिए 1 2 3, ए यहां पे हो जाएगा। और एफ से पहले क्या बोल रहा है कि एफ से पहले बी और डी ने पढ़ना शुरू किया। अब देखिए बी और डी का पोजीशन दोनों जगह पॉसिबल है, यहां भी बी और यहां भी डी आ सकता है, ठीक है। ये भी आप समझ गए। लास्ट से क्लियर हो जाएगा। ए को डी ने से उपन्यास नहीं मिलता है, मतलब ए को डी उपन्यास नहीं देता है। तो ए को जो है ना डी उपन्यास नहीं देता है, तो आप क्या कहेंगे? डी यहां पे कभी नहीं आ सकता, क्योंकि डी ए को नहीं दे रहा है,
मतलब डी क्या कर रहा है, बी बी जो है ना ए को दे रहा होगा और डी यहां पे आ जाएगा। अब मेरा इंफॉर्मेशन लगता है कंप्लीट हो चुका है। समझ गया ना इस लाइन से कि ए को डी नहीं दे रहा है तो ए को कौन दे रहा होगा, बी दे रहा होगा। क्लियर हो गया। मेरे पास क्या आया, बी ए ई डी सी एफ। अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि उपन्यास को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन है। तो पहला व्यक्ति कौन दिख रहा है आपको, बी। तो सीधा सीधी आंसर यहां पे आप बी लगा दीजिए। दूसरा है कि उपन्यास को पढ़ने वाला चौथा व्यक्ति कौन है। तो देखिए चौथा व्यक्ति कौन है यहाँ पे, बी ए ई डी, डी है। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। उसके बाद है, अच्छा चलिए दो ही क्वेश्चन था इसके ऊपर, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना, पजल का था, लेकिन बहुत मजा आया होगा आपको। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वही है, दो तर्क हैं, निर्देश को रहने देते, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत से राज्यों में 6 वर्ष की आयु से कम बच्चों को कक्षा 1 में भर्ती नहीं किया जा सकता। मतलब बहुत से राज्यों में ऐसा है कि अगर जब तक आप 6 वर्ष के नहीं है ना तो कक्षा 1 में वो आपको भर्ती नहीं लेगा, ऐसा कंडीशन है बहुत से राज्यों में। तर्क 1 है कि बच्चे में आवश्यक मानसिक और शारीरिक विकास होना चाहिए। ठीक है, कहा जा सकता है कि भाई ठीक है, 1 में आने के लिए कम से कम बच्चों में शारीरिक और मानसिक उतनी विकास हो जानी चाहिए जिससे कि वो कक्षा 1 में पढ़ ले। तो हम कह सकते हैं कि ये तर्क प्रभावशाली हो सकता है, ये डिसीजन सही हो सकता है। प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को अपने माता पिता के साथ होना चाहिए। देखिए ये जरूरी नहीं है, मतलब आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि भाई इसका ये मतलब तो नहीं है कि 6 वर्ष तक आप पढ़ाए नहीं बच्चे को। 1 क्लास से पहले तो पढ़ा सकते हैं ना, 1 क्लास से पहले भी कुछ क्लास होते हैं ना, केजी है, नर्सरी है, तो ये सब में तो बच्चा पढ़ ही सकता है। प्ले स्कूल में भी बच्चे चले जाते हैं आजकल 2-3 साल की उम्र में। तो ये प्रभावशाली नहीं होना चाहिए कि प्रारंभिक वर्षों में बच्चे को अपने माता पिता के साथ होना चाहिए। माता पिता के साथ होने का ये मतलब थोड़ी है कि स्कूल ही नहीं भेजना है। स्कूल जाने के बाद तो घर आते ही है ना बच्चे। हॉस्टल की तो बात नहीं हो रही है यहाँ पे, स्कूल की बात हो रही है। यहाँ पे स्कूल हॉस्टल वाला है या नहीं है इस बात से तो पता नहीं लग रहा, तो हम कह सकते हैं कि तर्क 1 प्रभावशाली ही है। तर्क 2 के बारे में ऐसा कोई भी डिसीजन हम नहीं ले सकते कि प्रभावशाली है या नहीं है। फिर से वही है, दोबारा एक क्वेश्चन है तर्क वाला। कथन दिया हुआ है कि क्या शिक्षा को कक्षा 12 तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। मतलब कहा जा रहा है कि एजुकेशन को क्लास 12 तक के लिए अनिवार्य करना चाहिए, ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है। अब इस पे लोग तर्क देंगे। पहले व्यक्ति ने तर्क दिया है कि नहीं, इससे विद्यालय की शिक्षा के बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों को रोजगार देने वाले उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा। ये तो गलत बात है ना कि मतलब आप 12th से पहले ही बच्चे को रोजगार दे रहे हैं, तो फिर बाल श्रम वाली बात आ जाती है। तो ये प्रभावशाली कभी नहीं हो सकता कि मतलब आप क्लास 12 से पहले ही मतलब अगर वो छोड़ेंगे तो रोजगार पे असर पड़ेगा, ऐसा मतलब ठीक बात नहीं है, ये तर्क अच्छा नहीं है। दूसरा है कि हाँ, विद्यालय की शिक्षा उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए आधार बनाती है। बिल्कुल सही बात है कि विद्यालय की जो शिक्षा है ना वो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन के लिए और बेहतर फ्यूचर के लिए एक आधार बनाती है। जब तक आप स्कूल शिक्षा मतलब जो आप बचपन में जो शिक्षा लेते हैं स्कूल के अंदर, स्कूल एजुकेशन, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आपका बेस है, वही आपका आधार है, उसी के बेसिस पे तय होता है आपका फ्यूचर और आपके हायर एजुकेशन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे तर्क 2 जो है ना वो प्रभावशाली है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कंचन एक लड़की है या लड़का है, यहाँ पे खड़ा लिखा हुआ है। कंचन बिंदु ए पर खड़ा है और उसका मित्र कुमार बिंदु बी पे खड़ा है। 2 पॉइंट है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, जो कंचन के ठीक पूर्व दिशा में है। कहने का मतलब है कि कंचन के पूर्व दिशा में, मतलब बिंदु ए जो है ना, बिंदु बी जो है ना बिंदु ए के पूर्व में है, ऐसा क्लियर हो गया। कंचन सीधे उत्तर दिशा की ओर चलना आरंभ करता है, ठीक उसी समय कुमार भी कंचन की दुगनी गति से सीधे चलना प्रारंभ करता है। सीधा का हमेशा ये मतलब समझिएगा कि नहीं, सीधा सीधा ऐसे भी तो होता है। सीधा का मतलब है कि ऐसे ऐसे नहीं चलना है, बस आपको किसी भी डायरेक्शन में सीधा चलना है। क्लियर। कंचन के 5 किलोमीटर चलने के बाद, कंचन जब 5 किलोमीटर चल लेता है, कंचन और कुमार एक दूसरे से मिल जाते हैं। ऑब्वियसली अगर सीधा सीधा चलता तो कभी नहीं मिलता ना। ये अगर उत्तर की ओर चला है तो कहीं ना कहीं वो इस डायरेक्शन में चला होगा, तिरछा, तभी मिला है। तो बोल रहा है ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, मतलब जब ए और बी के बीच का जो दूरी है ना पॉइंट का, वो कितना है। तो मान लेते यही 2 पॉइंट है ए और बी। बी पूर्व में है, एक है, आपको पता है ना, डायरेक्शन बताया था मैंने आपको, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है।
तो ये पूर्व, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पे, तो इसका पूर्व इधर ही होगा। अब यहाँ से कंचन चलता है 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये नॉर्थ है ऊपर है ना, ये यहाँ 5 किलोमीटर कंचन पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ से कुमार जो है ना, जाहिर सी बात है इधर चलेगा तभी मिलेगा, मतलब कुमार ऐसे चला और मिल गया। बेसिकली आपसे ये डिस्टेंस पूछा गया है, मान लीजिए यहाँ पे मिल रहा है ये बी, ठीक है, ये यहाँ पे बी मिल रहा होगा, क्लियर, ये है पॉइंट बी। अब आपसे बोल रहा है, देखिए एक बात समझिए कि मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर चलने के बाद 5 किलोमीटर चला, अब जो कुमार है ना वो उसकी दोगुनी गति से चल के यहाँ पे मिला है। तो मान लीजिए अगर ये 5 चला है, उसकी दोगुनी गति से चला है, तो ये कितना चल लिया होगा, 10 किलोमीटर। समझ गए ना, दोगुनी गति से चला है तो जाहिर सी बात है 10 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। कि मान लेते हैं कि आप सेम समय में चल रहे हैं, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर चलता है एक नॉर्मल स्पीड से, दूसरा व्यक्ति दोगुनी स्पीड से चल के उसी पॉइंट पे मिल रहा है जाके, मतलब वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, और दोगुनी गति से चल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका दोगुना मतलब उसके डिस्टेंस में ऐड कर दीजिए, है ना, दोगुना कर दीजिए उसके डिस्टेंस को, तो वो उसका डिस्टेंस निकल जाएगा, मतलब 10 किलोमीटर। ये एक तरह से कहीं ना कहीं लॉजिकल क्वेश्चन है। अब आपसे पूछ रहा है इस दोनों के बीच की दूरी, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से तो आराम से निकाल लेंगे ना, ए बी के बीच का दूरी। तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, अगर आप पाइथागोरस जानते होंगे थ्योरम, मान लेते हैं ये सी पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25, और ये हो जाता है √75। तो ये आराम आराम से आप बता देंगे 5√3 किलोमीटर एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस है। ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 5√3 किलोमीटर। क्लियर है ना, ये 5√3 किलोमीटर के ही दूरी पे स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। अब चलते हैं फिर से, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और मैथ्स से है। अभी तक हम रीजनिंग पे चल रहे थे, अब यहाँ पे आपको मैथ्स के क्वेश्चन दिखना शुरू हुआ है। वरुण है एक लड़का, 5 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, मतलब 5 किलोमीटर वो चलता है 30 की स्पीड से, ऐसा कहा गया है। फिर वो अगले 10 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, मतलब फिर 10 किलोमीटर चला लेकिन चाल को 10 किलोमीटर बढ़ा दिया, 40 कर दिया। फिर वो आखिरी 35 किलोमीटर की दूरी, और लास्ट में जो कहीं पहुंचना था तो बचा 35 किलोमीटर, वो 60 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है। तो पूरी यात्रा के दौरान वरुण की औसत चाल क्या है। देखिए इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अभी तक आप औसत पढ़ते होंगे तो आप ये समझते होंगे कि जैसे किसी भी चीज का औसत निकालना है तो आप क्या करते थे, वो सारे संख्याओं को जोड़ के संख्याओं की संख्या से भाग कर देते थे। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि सर औसत चाल निकालना है तो सारे चाल को जोड़ के, यहाँ पे 3 चाल है, 3 चाल को जोड़ के 3 से भाग कर देते हैं तो औसत चाल ज्ञात हो जाएगा। बट ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, औसत चाल का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। औसत चाल का फॉर्मूला इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना, समय क्या है, डिस्टेंस पे ट्रेवल क्या नाम है, चेंज होता रहता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना, ये होता है एक्चुअली इसका फॉर्मूला। अब यहां पे देखिए कुल दूरी क्या है, आप कितने कितने ट्रैवल किए, मतलब वरुण कितना ट्रैवल किया है, 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, और फिर 35 किलोमीटर। और कुल समय का मतलब एक पहला समय, दूसरा समय और तीसरा समय। और समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला डिस्टेंस है 5, स्पीड है 30, तो लिख सकते हैं ना 5/30। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। उसके बाद है दूसरी जो मतलब दूरी है वो 10 और स्पीड है 40, तो लिखेंगे 10/40। और तीसरी जो दूरी है वो है 35, चाल है 60, तो देखिए कुल दूरी बटे कुल समय आपने निकाल लिया। इसको बस हल करना है, 35 10 45 5 50 हो गया, और नीचे हो जाएगा, देखिए इसका अगर हम एलसीएम लें तो ये हो जाता है 120, है ना। तो 30 गुना 4, 4 पंचे 20, प्लस 40 तिया 120, 3 दही 30, उसके बाद है 60 दूना 35 दूना 70, तो 70 30 120, 100 और 120/120 एक ही हो जाएगा, मतलब मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है, आपका सही जवाब क्या हो गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही मेरा उत्तर है। ये समझे ना, ये एक हो जाता है कट के, 50 और 70, 120 और बटे 120 है ना, ये कट गया पूरा एक बार में। तो 50 बटे 1 का वैल्यू 50 ही होता है। तो मेरा सही जवाब है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीआई से है। मुझे लगता है कि इस चैप्टर में पहली बार डीआई का क्वेश्चन आया है, तो इसको करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि निर्देश है, वही डायरेक्शन है कि सबसे पहले आप प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करने के बाद दीजिए। मतलब आपको पाई चार्ट पढ़ना है, समझना है, उसके बाद उसका उत्तर देना है। यह पाई चार्ट 36,000 मासिक आय वाले परिवार, मतलब एक परिवार है, उसके अंदर जो भी व्यक्ति कमाते होंगे उसकी मासिक आय 36,000 रुपये प्रति माह है, मतलब मासिक आय है। ठीक है, और इसमें मासिक बजट को दिखाया गया है, मतलब वो किस किस चीज पे कितना खर्च करता है वो यहाँ पे आपके पाई चार्ट के अंदर डिग्री में दिया हुआ है। डिग्री में देने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो 360 के बराबर होता है। आपको डीआई में और पाई चार्ट के अंदर आपको डेटा दो चीज में दिया हुआ मिलेगा, एक परसेंटेज में और एक डिग्री में। तो ध्यान रखिएगा कि दो चीज में डेटा मिलेगा आपको, एक परसेंटेज में और एक डिग्री में। तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब इसको सीधे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि आहार और चिकित्सा के खर्चे के लिए बजट की राशियों का अंतर कितना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज आपको बता दें कि डीआई में अगर आपको पाई चार्ट दिखे और पाई चार्ट के अंदर अगर डिग्री दिख जाए या परसेंटेज दिख जाए, तो अगर डिग्री देखे तो याद रखिएगा ये सारे को जोड़ने के बाद 360 ही आएगा। तो देख लीजिए 30 20 50 40 90 50 140 60 200 290 और 70 360, क्योंकि 360 से ज्यादा बड़ा अगर है तो डीआई गलत हो सकता है या हो जाएगा, और परसेंटेज होगा तो सारे को जोड़ के 100 आएगा। अब है आहार और चिकित्सा। सबसे पहले आप यहाँ पे आहार और चिकित्सा ढूंढिए। तो देख रहे आहार यहाँ पे है और चिकित्सा कहाँ है, यहाँ है। अब इस दोनों में अंतर बोल रहा है कितना है। तो यहाँ पे अगर अंतर देखें तो यहाँ पे एक तो आहार है 90 डिग्री खर्च करता है और चिकित्सा पे 40 डिग्री खर्च करता है, मतलब अंतर कितना है, 50 डिग्री। हम सीधा बता दिए कि डिग्री में तो 50 है, लेकिन आपको रुपये में बताना है। तो टोटल खर्चा कितना है, सॉरी टोटल मासिक आय कितना है, 36,000। तो 36,000 का 50 डिग्री ही तो निकालना है, यही उत्तर हो जाएगा। तो 50 डिग्री। अब सबसे बड़ा मुद्दा है नीचे आप क्या रखोगे। अगर परसेंटेज होता तो आप 100 रखते थे, 50 बटे 100, लेकिन यहाँ पे डिग्री में है तो नीचे डिग्री का जो बेस होता है ना वो 360 होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये गलती कभी ना करें कि नीचे आप 100 रख दीजिएगा, फिर गलत हो जाएगा, 100% गलत होगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 360 से ये आराम से आपका 100 बार में कट जाएगा, और जब 50 को आप 100 से गुना करेंगे तो आंसर हो जाएगा 5,000। मतलब ₹5,000 जो है ना वही दोनों के बीच का अंतर है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, 5,000 रुपये। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि फिर से वही है, डीआई वही है, बस हम सीधे क्वेश्चन को देखते हैं कि उस परिवार ने वर्तमान महीने में टेलीफोन बिल पर 3,800 खर्च किए। मतलब करेंट मंथ में जो ना टेलीफोन पे उस व्यक्ति ने 3,800 रुपये खर्च किया है, ये बताया गया है। मान लीजिए बाकी सभी खर्चे बजट के अनुसार हैं, मतलब जाहिर सी बात है कि टेलीफोन पे खर्च कुछ होना था और व्यक्ति ने कुछ और खर्च कर दिया, या तो ज्यादा या कम पता नहीं लग रहा है अभी। तो परिवार ने इस वर्तमान महीने में कितने रुपए निवेश किए या बचत किए। जो बचत होता था वो निवेश कर रहा होगा, इसलिए बचत और निवेश एक साथ कह रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि बचत और टेलीफोन को अभी छोड़ दीजिए, इस दोनों खर्चे को अभी इस डीआई से हटा देते हैं, उसके बाद सारे को जोड़ लेते हैं। तो देखिए निवेश और बचत यहाँ पे है और टेलीफोन खर्च यहाँ पे, तो 50 डिग्री को अभी हटाइए क्योंकि ये अभी हमारे काम का नहीं है। इसके बाद अगर हम 50 डिग्री को 360 से घटा दें तो 310 डिग्री बचता है। मतलब व्यक्ति पहले सारा खर्च ऑलरेडी सेम है, तो 310 डिग्री की वैल्यू आप आराम से निकाल लीजिए, सारा खर्च निकल जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो मतलब व्यक्ति 31,000 रुपये खर्च कर रहा था। ठीक है, 31,000 खर्च कर रहा था टेलीफोन और अगर निवेश को छोड़ दे तो
लेकिन 3800 रुपये टेलीफोन पे खर्च किया है। तो दोनों को अगर जोड़ दें तो देखिए कितना व्यक्ति खर्च कर रहा है, 8 4 34,800। 34,800 व्यक्ति अन्य खर्चे और प्लस टेलीफोन पे इस मंथ में खर्च किया। यही हुआ ना कि टेलीफोन पे 3800 और बाकी खर्चे समान है। अब बता दीजिए कि उसने कितना बचत किया है। तो 36,000 की सैलरी में व्यक्ति ने 34,800 तो खर्च कर दिया है, तो कितना बचाया उसने, तो 1200 रुपये। तो व्यक्ति है ना 1200 रुपये बचा पाता है। तो यही मेरा सही जवाब है कि इस महीने व्यक्ति ने 1200 रुपये या तो बचाया है या निवेश किया है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अच्छा, फिर से डीआई है, वही डीआई है, बार बार डायरेक्शन वही है, डीआई वही है। तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। किसी विशेष महीने में उस परिवार ने मनोरंजन की बजट राशि का केवल 80% ही खर्च किया है, तो व्यय क्या है। अच्छा, मतलब क्या है कि जितना मनोरंजन पे खर्च करना था उसका 80% ही खर्च किया है, मतलब 20% कटौती कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि मनोरंजन पे वो 50 डिग्री खर्च कर रहा था, तो मनोरंजन पे खर्च कितना कर रहा था, तो हम यहाँ निकालेंगे कि मनोरंजन पे वो पहले 36,000 का 50 डिग्री खर्च कर रहा था। तो मतलब मनोरंजन पे वो 5,000 रुपये पर मंथ खर्च करता था। क्लियर। तो लेकिन वो 80% ही खर्च किया है। कितना खर्च किया है, 80%। तो कितना खर्च हुआ उसका, 5,000 का। पहले देखिए ये मनोरंजन पे खर्च करता है वो पहले, लेकिन इस महीने करेंट मंथ में वो 80% खर्च किया है। तो मनोरंजन पे व्यय कितना हो जाएगा, अभी करेंट में मनोरंजन पर व्यय, और ये करेंट मंथ का लिख देते हैं यहाँ पे, आपको समझ में आएगा। तो 5,000 का कितना खर्च किया है, 80%। अब देखिए 80% बोल रहा है तो 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि प्रतिशत है ना। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 4,000। मतलब व्यक्ति मनोरंजन पे 5,000 खर्च करके ना 4,000 रुपये खर्च किया है। 1,000 रुपये वो कटौती कर दिया है किसी विशेष कारण से। ठीक है। अगले क्वेश्चन को फिर डीआई है। किसी विशेष महीने में उस परिवार ने 4500 आहार पे खर्च किए। ठीक है, अभी देख लीजिए फिर से व्यक्ति ने 4500 रुपये आहार पे खर्च किए। तो इस माह बजट राशि का कितना प्रतिशत आहार पे खर्च किया गया। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 4500 रुपये आहार पे खर्च किया है, तो इस माह बजट राशि का कितना प्रतिशत आहार पे खर्च किया गया है। तो आप सीधा सीधी ऐसे निकाल सकते हैं कि 4500 रुपये खर्च किया है आहार पे, बजट राशि का, तो बजट राशि मेरा कितना है 36,000 है ना, बजट राशि क्या है 36,000 है। तो 4500 खर्च किया है 36,000 का, और प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 0 2 0 कट गया, 0 0 कट गया, 9 से 4 बार में, यहां से 9 से 5 50 हो गया, और 4 से जब इसको कटाएंगे तो ये 12.5% आएगा। हालांकि आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो आयोग है ना वो इस क्वेश्चन को गलत तरीके से पूछा है। वो बेसिकली यहाँ पे बजट राशि के जगह यहाँ पे लिखना था कि पहले तय की गई आहार राशि का कितना प्रतिशत है, उसके आधार पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे बजट राशि का मतलब सीधा हो जाएगा 36,000 की बात कर रहा है, बजट राशि तो मेरा 36,000 है। ठीक है, क्योंकि ये सारे बजट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो टाइपिंग मिस्टेक समझ लीजिए या पूछने में गलती हो गई है। यहाँ पे रहना चाहिए कि इस माह क्या नाम है आपके आहार राशि का कितना प्रतिशत है। तब आप क्या करते, आहार का पहले निकालते। तो देखिए उसके अनुसार अगर उत्तर निकाले तो 36,000 का पहले आप 90% निकालते, सॉरी 90 डिग्री, तो 4। तो पहले वो 9,000 खर्च करता था, लेकिन अब व्यक्ति कर रहा है कितना 4500। तब कितना प्रतिशत होता, तो 4500 अब बटे 9,000 अगुना 100। अब देखिए उत्तर आपका आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 50%। तो ये है बेसिकली इसके अनुसार उत्तर जो वो पूछा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बजट राशि है, बजट राशि के जगह उसको लिखना था कि आहार राशि का कितना प्रतिशत। तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आप इसको 12.5% ही सही माने अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, और ना तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ दें। फिर क्या होगा, आयोग इस पे कुछ अच्छा डिसीजन खुद ही ले लेगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट है डीआई का ये क्वेश्चन कि नवंबर के महीने में परिवार का वेतन, पिछले महीने के मकान किराया, बच्चों की शिक्षा, टेलीफोन बिल के लिए कुल
बजट राशि के बराबर बढ़ जाता है। समझ पाए आप कि उसकी सैलरी अभी 36,000 है और 36,000 सैलरी में कितना बढ़ा है, तो पिछले महीने जो जो मकान किराए पे जो खर्च होता था, बच्चों की शिक्षा पे जो खर्च होता था और टेलीफोन पे जो बिल पे जो खर्च होता था ना, उसके बराबर राशि बढ़ जाती है। तो अच्छी बात हो गई ना। तो पहले क्या क्या खर्च होता, तो देखिए मकान पे, कहाँ है मकान, तो मकान पे वो खर्च कर रहा है 60 डिग्री, 60 प्लस बच्चों की शिक्षा पे, तो बच्चों की शिक्षा है 70, 60 प्लस 70 जोड़ दीजिए, और प्लस टेलीफोन पे कितना कर रहा है, तो 30, देखिए 160 डिग्री। मतलब पहले 160 डिग्री जो खर्च होता था ना, इतना पैसा बढ़ गया। 36,000 का 160 डिग्री निकालिए, तो देख रहे हैं उसकी सैलरी जो बढ़ी है ना, वो सीधा सीधी 16,000 रुपये बढ़ गई है। कुल मिला के आपके स्टेटमेंट से, इस स्टेटमेंट से ये पता लगा यहां तक कि सैलरी अब 36 के बदला 16,000 और बढ़ी है, तो अब उसकी सैलरी हो गई 36 प्लस 16, और 36 को जब 16 से प्लस करेंगे तो ये हो जाता है 52,000। मतलब व्यक्ति अब 52,000 रुपये ही कमा रहा है, मतलब 52,000 कमा रहा है, ज्यादा कमाने लगा। अब है नवंबर महीने के दौरान, अब नवंबर महीने में 52,000 सैलरी, ध्यान रखिएगा। परिवार मकान किराया और बच्चों की शिक्षा के लिए पिछले वेतन बढ़ने से पहले पर आधारित बजट राशि के एकदम बराबर खर्च करता है। मतलब वो अभी भी मकान किराया और बच्चों की शिक्षा पर उतना ही खर्च कर रहा है सैलरी बढ़ने के बावजूद। ठीक है, ये कह रहा है बराबर खर्च करता है। तो नवंबर में बढ़े हुए वेतन के आधार पर मकान किराए और बच्चों की शिक्षा पर मिलाकर कुल कितने प्रतिशत व्यय किए। तो अब एक बात समझिए, 52,000 रुपये वो खर्च, मतलब उसकी सैलरी है, और क्या है उसका मतलब ये परसेंटेज, सॉरी डिग्री, बच्चों की किराया, मकान किराया और बच्चों की शिक्षा, मकान किराया और बच्चों की शिक्षा देखिए 130 डिग्री, तो 130 डिग्री वो खर्च कर रहा है 52,000 का। अब तो 52,000 का सबसे पहले हम 130 डिग्री निकाल देते हैं, क्योंकि वो उतना ही खर्च कर रहा है, अपने खर्च में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं किया है। तो जब इसको आप कटाएंगे तो देखिए कटता है क्या, 4 से 4 नमा और 4 से 1312 ठीक है। पिछले महीने बजट बढ़ने से पहले आधारित राशि के अच्छा राशि के बराबर बोल रहा है, सॉरी यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने में गड़बड़ हो रहा है। बोल रहा है कि पिछले महीने के दौरान परिवार का मकान किराया और बच्चों की शिक्षा के लिए पिछले वेतन पर, मतलब इस नए वेतन पे नहीं, तो पिछला वेतन है 36,000 और उसका 130 डिग्री खर्च करता है, और वही अभी भी खर्च कर रहा है, इतना ही पैसा खर्च कर रहा है। तो देख रहे हैं ये 360 है, तो ये 100 बार में हो गया, मतलब 13,000 पहले भी खर्च करता और 13,000 अभी भी वो व्यक्ति खर्च कर रहा है। ठीक है ना, 13,000, ये 13,000 रुपये खर्च कर रहा है। अब यहां तक बात समझ में आ गया कि वो 13,000 रुपये खर्च कर रहा है। तो अब बोल रहा है कि नवंबर में बढ़े हुए वेतन के आधार पर मकान किराया और बच्चों की शिक्षा पर कुल कितने प्रतिशत खर्च करता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो 13,000 जो है वो 52,000 का कितना प्रतिशत है, सीधा सीधी आपसे ये पूछा गया है। तो 13,000 बाटे 52,000 गुना 100%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 13 चौके 52 और 4 से ये 25 बार में कट जाता है। मतलब व्यक्ति 25% बढ़े हुए खर्चे के अनुसार अपना मकान किराया और बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक टोकरी में लाल और नीली गेंदें हैं। मतलब एक टोकरी है, मान लीजिए ये टोकरी है, रेड और ब्लू गेंद रखा हुआ है उसमें। इस टोकरी में यदि एक लाल और एक नीली गेंद निकाल दी जाए तो शेष गेंदों में लाल गेंदों की संख्या नीली गेंदों की संख्या से 2 गुनी हो जाती है। इसके बाद बची हुई गेंदों में 3 लाल और 3 नीली गेंदें फिर निकाल दी जाती है, तो शेष लाल गेंदों के अंतिम संख्या, लास्ट जो नंबर है वो शेष नीली गेंदों की अंतिम संख्या से 3 गुनी पाई जाती है। तो टोकरी की आरंभिक स्थिति में नीली गेंदों की संख्या क्या है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे ऑप्शन से बनाने का। हालांकि पहले आप बात समझिए कहना क्या चाह रहा है। तो एक रेड है, एक रेड नहीं सॉरी रेड और ब्लू गेंद है, ऐसे समझिए। पहले ऑपरेशन में, फर्स्ट ऑपरेशन, पहले ऑपरेशन में एक लाल निकाला तो R-1, उसके बाद एक नीली निकाला तो मतलब ब्लू -1। जब ऑपरेशन के बाद देखा तो शेष गेंदों में लाल गेंदों की जो संख्या है ना वो नीली से 2 गुनी है। मतलब पहले ऑपरेशन में ये दिखा कि B-1 गुना 2 बराबर R-1 होता।
अब दूसरा ऑपरेशन है, फिर रेड और ब्लू है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास रेड है -1 और ब्लू है -1। उसके बाद क्या किया, इसके बाद क्या किया, फिर 3 लाल गेंद और 3 नीली गेंद निकाला, मतलब R-4 हो गया और यहाँ पे B-4 हो गया। ऐसा करने के बाद देखा जाता है कि लाल गेंदों की जो अंतिम संख्या, मतलब ये जो संख्या है ना, वो नीली गेंदों की संख्या की 3 गुनी पाई जाती है, मतलब गुना 3 हो जाती। बेसिकली ये है आपका फॉर्मूला नहीं, मतलब ऑपरेशन के बाद ये आता है। तो पूछा जा रहा है टोकरी की आरंभिक स्थिति में नीली गेंदों की संख्या क्या है। अब एक बात समझिए कि हम अगर ऑप्शन से ही बनाने की कोशिश करें, मान लें कि नीली गेंदों की संख्या आरंभ में 7 हो। यहां पे आप समझिए कि ऐसा, यहां पे नीली गेंद 7 है, ये नीला है तो नीला से लेते हैं, ये 7 है। तो आप एक चीज देख रहे हैं, तो लाल गेंदों की संख्या आरंभ में क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा सोचिए कि 7 गेंद है, ठीक है, उसमें एक गेंद निकाल दिया जाता है, तो कितना बचेगा 6, और 6 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12। तो 12 जो है वो एक गेंद निकालने के बाद बना है ना लाल, क्योंकि एक गेंद कम की वैल्यू 12 है। तो शुरू में लाल गेंद कितना था, 13। शुरू में लाल गेंद कितना था, 13। तो देखिए अब यहां पे आप बात समझिए, 7 में एक कम किए और 13 में एक कम किए तो 12, देखिए 6 और 12 बन रहा है ना, 6 और 12 और 2 गुना भी हो जा रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। अब यही बात यहां समझिए कि 7 में एक कम किए 6 में फिर आप 3 कम कर देते हैं तो 3 होता है, और फिर 12 में 3 कम करते हैं तो 9 होता है। तो क्या ये इसका 3 गुना है, तो हाँ है। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन, मतलब रियल में नीली गेंदों की संख्या आरंभ में 7 ही था। ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर देता है इस इक्वेशन को या इस ऑपरेशन को। तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन ए। अंतिम क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको भी हम समझते हैं कि किसी संख्या के घन का मतलब क्यूब, वर्ग में अंतर, ठीक है, और उसकी दोगुनी संख्या के वर्ग के बराबर देखी गई है, संख्या क्या है। मतलब किसी संख्या के घन और वर्ग, मतलब मान लेते हैं वो संख्या x है, तो x का क्यूब और x स्क्वायर जो है ना, वो क्या देखा गया है कि संख्या की दोगुनी, मतलब 2x के वर्ग के बराबर है। मतलब ये ऑपरेशन है, ये एक तरह से फॉर्मूला दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अनुसार। तो संख्या क्या है, तो ऐसा कि जो ऑप्शन रख के इसको सेटिस्फाई कराते हैं। तो 4 अगर लें तो 4 चौके 16 गुना 4 64 और -16, क्या 4 दूना 8 और 8 का स्क्वायर के बराबर है ये। तो 8 का स्क्वायर तो 64 वैसे ही हो जाता है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको हटा देते हैं। दूसरा है 5, तो 5 का क्यूब होता है 125 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 5 गुना 10, 5 गुना 2 10, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो ये 100 है क्या, तो 100 बराबर 100। तो यही मेरा ऑप्शन सही है कि एक संख्या के घन और वर्ग में अंतर उस संख्या के दोगुनी के वर्ग के बराबर देखा गया है। तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह आज आपका ये सीरीज समाप्त हो गया। ऑप्शन बी, सी और ऑप्शन डी यहां पे हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होता है। तो मेरा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज के सीरीज में इतना ही। आप अपनी तैयारी को करते रहिए और जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि आज का यह सेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपके लिए शुक्रिया।